क्या पढ़ेंगे? रेजोनेंस, है ना। केमिकल बॉन्डिंग में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है जिसका नाम है रेजोनेंस। इसके बारे में पूरा डिटेल ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे अभी, लेकिन फिर भी इसमें अच्छा कंसेप्ट है ना, इसको हमें सीखना है, ठीक है। रेजोनेंस बाकी एप्लीकेशन ज्यादा ऑर्गेनिक में करेंगे, लेकिन जो बेसिक है वो अभी सीख जाएंगे, ठीक है। आज समझ में द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप लिखें। आज समझ में लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखने सिखाए थे, तुम क्या करोगे? फटाफट लिख दोगे कि सर इसका स्केलेटन पहले ऐसे हम बना देंगे। वेरी गुड सर। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना, लेकिन 2 ही इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करता है, क्योंकि उसको ऑक्टेट के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया, ये दोनों ऑक्सीजन आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया ना, और ये बच गया, इसके पास एक लोन पेयर बच गया ना। इसके पास कितने लोन पेयर है, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर तो यूज किया, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज किया, तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया, यही है। अब इसको क्या करेगा, वो कोऑर्डिनेट कर देगा। क्या करेगा? कोऑर्डिनेट कर देगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे लिखते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे लिखते हैं? एक सिंगल बॉन्ड से, और जो लिया वो माइनस, जो दिया वो प्लस। तो इसको क्या बोलोगे? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये क्या बोलोगे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। क्या बोलोगे इसको? लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, है ना, लिखोगे। आज समझ में। तो जैसे हम तुमको बोले कि तुम लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखो ओजोन का, तो तुम ऐसे लिख दिए कि नहीं लिख दिए, है ना। और इसके इलेक्ट्रॉन को भी तुम दिखा दिए कि देखिए एक लोन पेयर यहाँ बचा, एक लोन पेयर यहाँ है, और 2 लोन पेयर यहाँ बचा हुआ है। देखिए 2 लोन पेयर यहाँ, और यहाँ पे 3 लोन पेयर, है ना। अब फॉर्मल चार्ज निकाल दिए फटाफट। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए सिखाए थे ना। फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, ये क्या माइनस प्लस क्या बताता है? फॉर्मल चार्ज। माइनस प्लस क्या बताता है? फॉर्मल चार्ज। माइनस प्लस क्या बताता है? फॉर्मल चार्ज। चलो मान लो पहले फॉर्मल चार्ज हमने लिया, ऐसे लिख दिए। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या लिखते हैं? सिंगल बॉन्ड, सिंगल लाइन से। अब यहाँ पे फॉर्मल चार्ज लिखना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और एक 3, एक 4, एक 5, जो भी हो। चलो फॉर्मल चार्ज के बारे में अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, टाइम लंबा हो जाएगा, खिंचा जाएगा। तो ये उसका फॉर्मल चार्ज हो गया, ठीक है। तो हम तुमको जैसे बोले कि तुम ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखो, तुमने धाप से ऐसे लिख दिया ना। तो हम तुमसे पूछे कि बताओ ओजोन में सिंगल बॉन्ड है? बोला हाँ है। क्या ओजोन में डबल बॉन्ड है? बोला हाँ है। सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। ओजोन में सिंगल बॉन्ड है? बोलोगे हाँ है। डबल बॉन्ड है? हाँ है। देखिए ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है ना। तो ओजोन में दोनों बॉन्ड है, लेकिन एक्सपेरिमेंट से क्या पाया गया कि ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है। ओजोन में ना तो कोई सिंगल बॉन्ड है, ना तो कोई डबल बॉन्ड है। बोलो आप कैसे बताएं? तो अगर सिंगल बॉन्ड होता, अगर ओजोन में सिंगल बॉन्ड होता तो इसका बॉन्ड लेंथ कितना है? 148 पिकोमीटर। अगर डबल बॉन्ड होता तो क्या होता? डबल बॉन्ड बनने से क्या होता? बॉन्ड लेंथ घट जाता है। तो ये हो गया 121 पिकोमीटर, 121 पिकोमीटर। तो ये हो गया 148, 121। लेकिन ये तो थ्योरेटिकल ही है कि हमको जो दिख रहा है ये चलो ऐसा होना चाहिए। तुमने बोला कि सर सिंगल बॉन्ड भी है, बोले ठीक है। डबल बॉन्ड भी है, बोले ठीक है। तो हम उसको एक्सपेरिमेंट से चेक करने गए कि अगर सिंगल होता तो 148 होता, और डबल होता तो 121 होता। लेकिन बाय एक्सपेरिमेंट, क्या बोलोगे? बाय एक्सपेरिमेंट हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ऑक्सीजन के बीच कितना बॉन्ड लेंथ है? 128 पिकोमीटर इन ओजोन। तो इसे क्या हुआ? 128 मतलब ये ना तो सिंगल बॉन्ड है और ना तो डबल बॉन्ड का रेंज आ रहा है। ये तो रेंज ही नहीं आ रहा है। आज समझ में? ये तो रेंज ही नहीं आ रहा है। तो इसमें ना तो सिंगल बॉन्ड है, ना तो डबल बॉन्ड है। आज समझ में? जैसे मम्मी तुमको बोले सब्जी लाने के लिए कि जाओ, तुमको 20 रुपए में सब्जी मिल जाएगा, एक फूलगोभी मिल जाएगा 20 रुपए में। अब बहुत ज्यादा होगा तो 50 रुपए मिलेगा। क्या बोले? या तो 20 रुपए मिलेगा, या बहुत ज्यादा होगा तो 50 में मिलेगा, या 20 में या 50, दो ही रेंज है। 20 में मिलेगा या 50 में। आज समझ में? 20 वाले का क्वालिटी थोड़ा खराब रहेगा, 50 का क्वालिटी थोड़ा अच्छा रहेगा। तुम दुकान में गए, बोला भैया 20 ये फूलगोभी कैसे है, कितने का है? बोला 30 का है। तो इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या है? ये मम्मी तो बोली थी कि या तो 20 का होगा या तो 50 का होगा, लेकिन ये क्या आया? ना तो 20 का रेंज आया, ना तो 50 का। ये तो सीधे 30 है, यानी दोनों के बीच का है। मतलब ऐसा कुछ है ना, दोनों के बीच के अंदर है, वैल्यू है। तो वही चीज है कि इस ओजोन में
अगर सिंगल बॉन्ड होता तो बॉन्ड लेंथ कितना आता? 148 पिकोमीटर आता। अगर डबल बॉन्ड होता तो कितना आता? 121 आता। क्या ऐसा रियल में आ रहा है एक्सपेरिमेंट से? नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा। तो जब इसका मतलब तो कहता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन ना करे तो मोर देन वन स्ट्रक्चर लिखिए, और इन सारे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। Whenever a single Lewis dot structure do not explain the property of molecule, then we write the more than one Lewis dot structure, and these structure are called resonance structure, canonical structure, in which ये भी important point है कि in which position of atom do not change। रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखोगे तो ये ध्यान रखोगे कि एटम का लोकेशन नहीं बदलोगे। ऐसा नहीं कि किसी मॉलिक्यूल में एक एटम इधर दिख दिया हो और दूसरे मॉलिक्यूल में, दूसरे स्ट्रक्चर में उसको उलट के इधर लिख दिए। एटम का स्केलेटन नहीं बदलेगा, अरेंजमेंट नहीं बदलेगा, एटम का बॉन्ड का अरेंजमेंट बदल सकता है। नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिमेन सेम रहेगा। समझ गए? ये कंडीशन है रेजोनेंस का। ठीक है, रेजोनेंस समझ में आया कि जब कभी भी एक सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता है तो हम क्या करते हैं कि एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं, और हम ये ध्यान रखते हैं कि लिखते टाइम कि मॉलिक्यूल में जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है वो नहीं बदले, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का चेंज ना हो, और इन स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। बात समझ में? तो उसी तरह से इसको लगाओ, है ना, उसी तरह से इसको लगाओ कि ये जो है ओजोन, ये क्या है? ओजोन का ये स्ट्रक्चर है। क्या इसका प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा है? रियल इसका स्ट्रक्चर इसके प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है? क्या इसका प्रॉपर्टी इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो रहा है? नहीं। तो हम क्या करेंगे? मोर देन वन स्ट्रक्चर लिखेंगे। ऐसा भी लिखेंगे, लो ये भी लिख दिए, और ये क्या कर दिया मैंने? माइनस, ये क्या हो गया? ये माइनस, ये प्लस। तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डबल हेडेड एरो से। रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो। इसको ऐसे नहीं लिख देना है, ऐसे नहीं लिख देना, इक्विलिब्रियम का साइन है। किसका साइन है? इक्विलिब्रियम। ऐसे नहीं लिखना है। क्लियर हुआ? तो ये कहलाया इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। ठीक है, आज समझ में इतना सारे बात। और क्या लिखेंगे इसमें? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब देखो ध्यान से, अच्छा इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे कैसे? तो कहता है यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का पेयर 3 लोन पेयर था ना, इसको एक लोन पेयर को बॉन्ड में ले आइए, तो ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है ये टूट के कहाँ चला जाएगा? एटम के पास जाएगा ना। तो कह रहे ये जो तुम मूवमेंट दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो? one lone pair and one pair of electron on the atom to bond, और ये क्या आ जाएगा? bond to atom। इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे? atom to bond, bond to atom। आज समझेंगे, और ये बन जाएगा फिर। ठीक है, ये हो गया क्लियर हो? एक बात और क्या है इसमें ये है कि रियल में जो ओजोन का स्ट्रक्चर है, रियल में वो रेजोनेंस के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता नहीं है। किससे मिलता जुलता रहेगा? इसके हाइब्रिड से, है ना, इसके हाइब्रिड से। यानी रियल में क्या ओजोन ऐसा दिखता है स्ट्रक्चर नंबर 1 जैसा? नहीं। क्या इसमें स्ट्रक्चर नंबर 2 जैसा इसका प्रॉपर्टी होगा? नहीं। इसमें जो प्रॉपर्टी होगा वो इसके हाइब्रिड के जैसा होगा। हाइब्रिड कैसे लिखोगे? रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे लिखोगे? तो अरेंजमेंट ऑफ एटम ऐसे रखेंगे। सिंगल बॉन्ड तो दिख ही रहा है तो सिंगल बॉन्ड लिख देंगे, चलो भाई सिंगल है। और एक बॉन्ड का पता नहीं कि वो डबल और सिंगल के बीच में है, तो क्या करेंगे? एक ऐसे करके ऐसे लिख देंगे। क्या ये पॉजिटिव चार्ज तो वही रहेगा? हाँ, नेगेटिव चार्ज सर चेंज हो रहा है। नेगेटिव चार्ज मान लिया जाए सर कि ये ऑक्सीजन नंबर 1, ये 2, ये 3, तो नेगेटिव चार्ज 1 पे है, तो इस स्ट्रक्चर में कितने पे है? किस पे चला गया? ये इस स्ट्रक्चर में किस पे चला गया? 1 पे। इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज किस पे है? ऑक्सीजन एटम 3 पे, और यहाँ किस में आ गया? 1 पे। यानी एक माइनस चार्ज 2 एटम पे बटा 2 पे डिवाइड हुआ ना, तो एक चार्ज 2 पे बटेगा तो एक को कितना मिलेगा? आधा। एक लड्डू दो भाग में डिवाइड होगा तो एक भाई को कितना मिला? आधा लड्डू ना। तो ये कितना लिखोगे? -12। और इसको क्या लिखोगे? -12। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलोगे इसको? रेजोनेंस, क्या बोलोगे इसको?
रेजोनेंस हाइब्रिड, क्या बोलोगे इसको? रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ओजोन। पूरा आया समझ में? सारी बातें क्लियर हुआ कि जब कभी एक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करता है तो हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर लिखते हैं और इन सारे स्ट्रक्चर को रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस या कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। रियल में जो मॉलिक्यूल का जो रियल स्ट्रक्चर है, रियल जो प्रॉपर्टी है, वो कैनोनिकल फॉर्म से नहीं मिलता जुलता है, वो किससे मिलता जुलता है? हाइब्रिड से। आज समझ में क्लियर? तो नेक्स्ट अब देखो कि जैसे मान लीजिए हम तुमको बोले कि राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। किसका बोले? कार्बोनेट आयन। ठीक है, तुमने क्या किया? कार्बोनेट आयन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया कि सर इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कार्बोनेट आयन का कुछ इस टाइप से, यही है ना कार्बोनेट आयन। ठीक है, तो इस कार्बोनेट आयन में हम क्या देखते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच क्या सिंगल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। आज समझ में? तो अगर तो कार्बोनेट आयन में कार्बन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड? क्या बोलोगे? दोनों है। लेकिन एक्सपेरिमेंट से ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच सिंगल का बॉन्ड है ना तो डबल है। आया समझ में? तो इसका मतलब इसमें क्या है? रेजोनेंस होगा। तब इसका इसके ज्यादा स्ट्रक्चर लिखना होगा। तो इसका स्ट्रक्चर लिखो। तो तुम बोले ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, है ना? और इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर डबल बॉन्ड दे देते हैं, ये माइनस, है ना? तो इन सभी को क्या बोलते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? कैनोनिकल। क्या बोलेंगे इसको? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्या बोलोगे इसको? कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये सारे तीनों क्या कहलाए हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर में के बीच में क्या देंगे? डबल हेडेड एरो। ऐसे क्लियर हुआ? आया समझ में? इन सारे स्ट्रक्चर को क्या लिखेंगे? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और इस तरह से इसको लिख देंगे। ठीक है, क्या ये कार्बोनेट आयन ऐसा दिखता है? ऐसा नहीं, कैसा? रेजोनेंस हाइब्रिड जैसा। रेजोनेंस हाइब्रिड जैसा। एक बॉन्ड तो लिख ही देंगे, एक बॉन्ड तो लिख ही देंगे। एक बॉन्ड क्या करेंगे? लिख देंगे। और दो बॉन्ड लिखने के लिए, अगला बॉन्ड लिखने के लिए हमको पता है वो कंप्लीट नहीं है तो ऐसे कर देंगे। आया समझ में? और इसमें कितना नेगेटिव है? एक इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव। कितने ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव है? 2 पे। और टोटल ऑक्सीजन कितना है? 3। तो कभी इन दोनों पे नेगेटिव, कभी इन दोनों पे नेगेटिव और तो कभी इन दोनों पे नेगेटिव। यानी 2 नेगेटिव कितने एटम पे बटा? 3 पे बट रहा है। तो एक पे कितना है? यानी 3 भाई पे 2 रुपए का माइनस कर्ज है। 3 भाई पे कितना का कर्ज है? 2 रुपए का, 2 रुपीस। तो एक भाई पे कितना कर्ज पड़ा? -2/3 पड़ा ना? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? -2/3। यहाँ लिखेंगे -2/3 अब आए समझ में? इसको क्या लिखोगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या लिखेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट आयन का जो प्रॉपर्टी है बेसिकली जो इससे मिलता जुलता है, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं। आया समझ में? इससे मिलता जुलता है। हम तुमको क्या बोले कि मान ले जाए कोई चोर पकड़ा गया, मतलब कोई चोर चोरी कर लिया, है ना? कोई आदमी ने उसको देखा है कि ऐसा दिखता है। कोई आदमी ने उस चोर को देखा, गया, पुलिस उसको बुलाया कि चलो उसको बुलाओ कि कौन उस आदमी को चोरी करते, कोई देखा है चोरी करते, उसको बुलाओ। पुलिस वाले ने उस आदमी को बुलाया, आया, बोले देखो बताओ कि तुम जो चोर के देखे हो अपना उसका पूरा हुलिया बनाओ। ये स्केच करेगा, उसको डायग्राम बनाएगा, उसका स्केचिंग करेगा, है ना? तो उसने क्या किया? 5 डायग्राम बना दिया। वो जो स्केच किया वो कितना किया? 5। किसी स्ट्रक्चर में क्या बोलेंगे, जो डाकू उसका नाक मिलता था, किसी में हेयर स्टाइल मिलता है, किसी में कान मिल रहा है, किसी में दांत जैसा मिल रहा था, किसी में आंख मिल रहा है। आज समझ में? वो आदमी ने बोला कि डाकू जो है इन 5 जो आप 5 स्ट्रक्चर बनाए ऐसा नहीं है, उसका एक अलग से स्केच बनाइए जिसमें हर चीज थोड़ा थोड़ा इस सब से लीजिए। उसका नाक देखिए, इसमें नाक आप ठीक बनाए, यही नाक बनाइए इसमें देखिए उस डायग्राम में अपने हेयर स्टाइल ठीक बनाया डाकू का, वो इसमें बनाइए।
तो फाइनल एक और स्केच तैयार हुआ जिसमें उस डाकू का पूरा चेहरा आ गया। तो बोलोगे हाँ यही है, ऐसा ही मिलता जुलता है डाकू। ये जो फाइनल स्केच तैयार हुआ इसी को बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलेंगे इसको? अब आए समझ में? यानी 5 स्ट्रक्चर बनाया गया। चोर जो है पांचों स्ट्रक्चर में से किसी में से मतलब कोई उसका रियल एग्जिस्टेंस किसी स्ट्रक्चर से नहीं है, किसी एक स्ट्रक्चर का जैसा उसका प्रॉपर्टी नहीं है। उसका प्रॉपर्टी कैसे है? रेजोनेंस हाइब्रिड के जैसा है। कैसा प्रॉपर्टी है? रेजोनेंस। तो क्या कार्बोनेट आयन ऐसा है? नहीं। क्या ऐसा है? नहीं। क्या ऐसा है? नहीं। इसमें क्या है? इसमें तो आप इस दोनों के बीच नेगेटिव दिए, इसमें आपने इस दोनों के बीच नेगेटिव दिए, इसमें आपने इस दोनों के नेगेटिव दिए। एक ऐसा बनाइए जिसमें सब पे नेगेटिव हो जाए। तो बोलो यही है। आज समझ में? यही है वो कार्बोनेट आयन। ऐसा ही मिलता जुलता है कार्बोनेट आयन का रियल स्ट्रक्चर, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। अब बुझाया? क्लियर हुआ? अच्छा, रेजोनेंस में तो लिख लिया ना। रेजोनेंस में व्हाट इज द रेजोनेंस? whenever a single Lewis dot structure do not explain the property of molecule, then we write more than one Lewis dot structure in which they have similar structure, similar position of nuclei, same number of bonding and non-bonding pair of electron. It's called resonance structure या canonical structure। आज समझ में? इतना भी बता पहले। और क्या लिखोगे? है ना, जो मॉलिक्यूल का जो रियल स्ट्रक्चर है वो किससे मिलता जुलता है? रेजोनेंस हाइब्रिड के जैसा, है ना। मॉलिक्यूल जो रियल में जो मॉलिक्यूल होगा उसका लुकिंग, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा किससे मिलता जुलता होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड के जैसा। और रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से क्या होता है? कम होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से क्या होता है? कम होता है। याद हो गया? रेजोनेंस और क्या था रेजोनेंस में, है ना? और क्या था रेजोनेंस में? हाँ, जैसे मान लीजिए तुमने रेजोनेंस ओजोन का जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखे, ये और ये और ये, यही ना है। तो इसका मतलब क्या है? रेजोनेंस का मतलब ये नहीं है कि दोनों के बीच इक्विलिब्रियम नहीं है। रेजोनेंस का मतलब ये नहीं हुआ कि अगर किसी मॉलिक्यूल में मोर देन वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो कुछ ये पाया जा रहा है कुछ ये पाया जा रहा है। नहीं, ना तो ये ना तो ये। आज समझ में? ये दोनों में कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि रेजोनेंस का मतलब इक्विलिब्रियम है दोनों के बीच। इक्विलिब्रियम का मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? जैसे इक्विलिब्रियम, जैसे मान लीजिए पानी लो और उसमें क्या बोले? चीनी डालो। तो पानी में अगर तुम चीनी डालोगे तो क्या होगा? चीनी डिसॉल्व हो जाएगा। धीरे धीरे एक ऐसा टाइम होगा कि चीनी डिसॉल्व होना बंद हो गया। यानी जितना चीनी ऐड करोगे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि चीनी घुल नहीं रहा है, चीनी घुल रहा है। यानी जिस रेट से घुल रहा है उस रेट से वापस आ रहा है। यानी सिस्टम क्या आ गया? इक्विलिब्रियम में। सिस्टम क्या आ गया? इक्विलिब्रियम। यानी एट इक्विलिब्रियम जो शुगर है, जो चीनी है, जो तुमने पानी में ऐड किया वो सॉलिड इक्विलिब्रियम में आ गया। शुगर से किससे? एक्वस। यानी इक्विलिब्रियम में दोनों होंगे, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। आज समझ में? मान लीजिए इस दोनों जो सोलिबिलिटी है शुगर का पानी में, मान लीजिए इक्विलिब्रियम, मान लीजिए 1000 मॉलिक्यूल मैंने 100 मॉलिक्यूल डिसॉल्व हुआ सिस्टम में। मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल अवेलेबल है सिस्टम में, तो मान लो कि 70 मॉलिक्यूल डिसॉल्व फॉर्म में और 30 मॉलिक्यूल क्या है? अनडिसॉल्व में। तो इसमें नहीं इक्विलिब्रियम है। इसमें इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इसमें भी मॉलिक्यूल 70 मॉलिक्यूल डिसॉल्व है, 30 मॉलिक्यूल अनडिसॉल्व है। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि इसके मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल तुमने ओजोन का देखा तो 30 मॉलिक्यूल इस पे 30 मॉलिक्यूल ऐसा दिख रहा है, 70 मॉलिक्यूल ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं है। आया समझ में? रेजोनेंस का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस रेजोनेटिंग फॉर्म में इक्विलिब्रियम होगा। आया समझ में? और क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये रेजोनेंस का? रेजोनेंस में पोजीशन ऑफ द एटम चेंज नहीं होता है। ये लिख लोगे। द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई डू नॉट चेंज इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। The position of nuclei do not change in the resonating structure. Position of nuclei do not change in the resonating structure. समझ में? Position of nuclei do not change in the resonating structure. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दो। जैसे मान लीजिए हम तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, ये क्या है? ये है एसीटोन। ये क्या है? एसीटोन, है ना?
ये क्या है एसीटोन या एसिटल, चलो ये एसिटल्डिहाइड, ये क्या है एसिटल्डिहाइड। हमने क्या किया यहां से ऐसा बना दिया CH2 डबल बॉन्ड OH ऐसा बना दिया। ध्यान दो क्या ये रेजोनेंस है, ध्यान दो क्या मैंने ध्यान दो क्या ये रेजोनेंस है, इसमें भी कार्बन दो, इसमें भी कार्बन दो, इसमें भी हाइड्रोजन जितना ऑक्सीजन और कार्बन सब सेम है, क्या ये दोनों रेजोनेंस है? नहीं, रेजोनेंस नहीं है, ये रेजोनेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने इसमें हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो आपने चेंज कर दिया। यहाँ पे इस कार्बन में 3 एटम है हाइड्रोजन के, लेकिन यहाँ पे 2 रखा और एक को यहाँ पहुंचा दिया, ऐसा नहीं होता रेजोनेंस में। यानी इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पोजीशन ऑफ द एटम डू नॉट चेंज, उसका स्केलेटन नहीं बदलता। इन द रेजोनेंस पोजीशन ऑफ एटम डू नॉट चेंज यानी स्केलेटन ऑफ द मॉलिक्यूल डू नॉट चेंज in the resonating structure. A skeleton of the molecule do not change in the resonating structure. A skeleton of the molecule do not change in the resonating structure. अगर किसी मॉलिक्यूल का तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे तो उसमें उसका स्केलेटन नहीं बदलोगे, अगर ये बदल दिए तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। आया समझ में? वो उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा, ठीक है। और क्या था रेजोनेंस में? रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या होता है? सब कम होता है। रेजोनेंस एवरेज द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या बोलेंगे? रेजोनेंस एवरेज द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, एवरेज कर देता है बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को। मतलब ये कि ओजोन में ये क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड भी है डबल बॉन्ड भी है ना। और इस स्ट्रक्चर में देखा जाए, जैसे मान लीजिए रेजोनेंस लिख दिए, ये हो गया, तो हम क्या करें कि रेजोनेंस एवरेजेस द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1, यहाँ कितना है? 2, यहाँ पे 1, यहाँ 2। तो क्या ओजोन में 1 बॉन्ड ऑर्डर है? नहीं। 2 है? नहीं, एवरेज है। तो 1 और 2 का एवरेज क्या हुआ? 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर ओजोन में कितना है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ऑर्डर कितना है ओजोन में? 1.5। एवरेज वैल्यू आया कि नहीं? यानी रेजोनेंस एवरेज द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, रेजोनेंस एवरेज द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, रेजोनेंस बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को एवरेज करता है, ठीक है। रेजोनेंस एवरेज द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। आज समझ में? क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या करें? मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ए सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन वन कैनोनिकल फॉर्म एंड फॉर अदर फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन द अदर कैनोनिकल फॉर्म। क्या बोलोगे? ऐसा नहीं है कि ओजोन जो है कुछ देर ऐसा दिखता होगा, कुछ देर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता होगा और कुछ देर इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। रेजोनेंस में ये नहीं सोचोगे कि अगर किसी मॉलिक्यूल का 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो पांचों जैसा दिखता होगा मॉलिक्यूल, एक ही जैसा। वो कैसा? हाइब्रिड जैसा। आया समझ में? वो कैसा? हाइब्रिड जैसा, है ना, हाइब्रिड जैसा। इक्विलिब्रियम की बात होगी, है ना। ये था रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, है ना, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या चाहिए, है ना? एज अ कंजुगेटेड सिस्टम, रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए? सिस्टम शुड बी इन कंजुगेशन, सिस्टम शुड बी इन कंजुगेशन। ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर क्या? पॉजिटिव चार्ज। ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास क्या हो? नेगेटिव चार्ज। ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास क्या हो? लोन पेयर। ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास डबल बॉन्ड डी। ए डबल बॉन्ड बी और सी के पास रेडिकल। इन सारे कंडीशन में क्या आएंगे? रेजोनेंस होंगे। तुम बोलोगे सर हम कैसे पता चलेगा कि इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? अगर सिस्टम में कंजुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। कंजुगेशन मतलब ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल ये डबल बॉन्ड, है ना, ये जो डबल बॉन्ड है इस सी से सिंगल बॉन्ड और उस पे पॉजिटिव चार्ज, इसमें रेजोनेंस होगा। डबल बॉन्ड सिंगल, इस पे नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ये इसमें क्या होगा? रेजोनेंस। समझो जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें एक कंपाउंड जिसका नाम है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, दिस इज विनाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? विनाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? विनाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका?
तो ये जो विनाइल क्लोराइड है इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है ना, 3 लोन पेयर होंगे। तो एक लोन पेयर को यहां से ले आओ, एक एटम टू बॉन्ड, तो ये जो यहाँ जो बॉन्ड है वो टूट के चला जाएगा, यहाँ पे कहा जाएगा एटम टू बॉन्ड, तो ये क्या आ गया एटम टू बॉन्ड, तो ये चला गया बॉन्ड टू एटम। समझ में क्लियर हो? ये जो क्लोरीन है वो किस कार्बन नंबर 1, मान लो कार्बन नंबर 1 और 2 दो कार्बन है, तो क्लोरीन कह रहा है इस कार्बन 1 को कि मैं तुमको एक बॉन्ड देता हूं, तुम कार्बन नंबर 2 का बॉन्ड तोड़ दो, है ना हो रहा है? तो ये क्या बोला, ठीक है मैसेज को दे देते, रखो अपना। एक बॉन्ड के लिए अगर कोई बॉन्ड बने और एक ही एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे, तो एक पे प्लस दूसरे पे माइनस, और इस स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसको नुकसान हुआ, और इधर से एक इलेक्ट्रॉन मिला तो फायदा हुआ, यानी नुकसान और फायदा मिला के कितना हो गया, 0। आया समझ में? यानी कितना आया इसको, तो इसका जब रेजोनेंस लिखोगे विनाइल क्लोराइड का, तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा क्लोरीन पे प्लस और कार्बन पे माइनस। आया समझ में? अब तो ये हो गया प्लस और वो हो गया माइनस, दिस इज रेजोनेंस। सर जिसका एक इलेक्ट्रॉन है वो कहां गया, किसका, 1 से 2 में गया, 1 से 2 में, इसी के पास आया ना। अरे ऐसे दिखा रहे देखो, है ना, ऐसे नहीं दिखा रहे, एक्चुअल दिखाना है तो ऐसे दिखाओ, ऐसे वो अंडरस्टूड है कि ऐसे ही होगा, है ना। देख अभी कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, 5, तो इसलिए इस पे माइनस दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, क्लियर? ये क्या हो गया इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया इसका रेजोनेंस। रेजोनेंस इसमें भी होता है बेंजीन में, रेजोनेंस इन द बेंजीन, ध्यान दो बेंजीन में रेजोनेंस होगा। अगर हम तुमसे पूछे कि ये जो बेंजीन है सिंगल डबल सिंगल, क्या ये बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि कोई और बॉन्ड है, बोलो। बेंजीन में कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड कि डबल बॉन्ड कि दोनों, बोलो कुछ भी नहीं है, ना तो सिंगल है ना तो डबल है, इसमें रेजोनेंस है, डबल और सिंगल के बीच है, डबल और सिंगल के बीच है। यानी बेंजीन में कार्बन को मार्क कर लो, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, और इसमें हम अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना दे, है ना, अगर हम ऐसा स्ट्रक्चर बना दे ऐसा वाला, और इसको ऐसे 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 लिख दे, ये क्या कहला है इसका रेजोनेंस, क्या कहला है इसका रेजोनेंस। इसमें क्या देख रहे हैं, कार्बन 1 2 के बीच डबल बॉन्ड है, और यहाँ कार्बन 1 यहाँ 1 2 3 4 5 6, और यहाँ क्या है उल्टा है 2 3 4 5 6 1, यहाँ पे मतलब अलग है थोड़ा सा, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाया रेजोनेंस, क्या कहलाया रेजोनेंस, है ना। तो देखो ये क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन 1 और 2 के बीच है वो कहां चला गया, 2 और 3 के बीच, और 2 और 3 के बीच का बॉन्ड कहां चला गया, यहाँ, और ये कहां चला गया यहाँ, दिस इज रेजोनेंस। इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जस्ट अभी फिजिकल केमिस्ट्री में 11th में थोड़ा सा टॉपिक दिया हुआ है रेजोनेंस, इसलिए हमने उसको पढ़ा दिया। आज समझ में, यह है रेजोनेंस। तो बेंजीन में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 2। बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, ना तो सिंगल बॉन्ड है ना तो डबल बॉन्ड है। तो बताइए बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड लिखिए, क्या बेंजीन ऐसा दिखता है, नो। क्या बेंजीन ऐसा दिखता होगा, नो। तो बेंजीन कैसा दिखता होगा, बनाओ उसका स्ट्रक्चर, बेंजीन कैसा दिखता होगा बनाओ, मतलब बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, क्या बनाना है उसका रेजोनेंस हाइब्रिड, बेंजीन का क्या बनाना है रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड तो है ही, डबल बॉन्ड चेंज हो रहा है, तो कभी सिंगल कभी डबल कभी सिंगल कभी डबल, तो क्या करोगे इस टाइप से ऐसे लिख दोगे, यानी ना तो इसमें सिंगल है ना तो इसमें डबल है, दिस इज ए बेंजीन, है ना, दिस इज ए बेंजीन, है ना। ये क्या है, ना तो सिंगल है ना तो डबल है, आज समझ में, ये हो गया बेंजीन। तो दिस इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन, दिस इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन, दिस इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। आज समझ में, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन, ठीक है।
तो ये हो गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। नेगेटिव चार्ज नहीं है ना कोई नेगेटिव, क्योंकि चार्ज इसमें था कुछ नेगेटिव, इसमें भी नहीं होगा ना इसमें होगा, है ना। चार्ज का जहां डिलोकलाइजेशन होगा तब ना चार्ज का चेंज करके लोकेशन लिखोगे, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, ठीक है ना। इसको लोग ऐसे भी लिख देते हैं बेंजीन को, देखो ऐसे भी लिखा रहेगा बुक में, एक साइक्लोहेक्सेन बना दोगे और एक ऐसे गोल करके घुमा दोगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड क्या है, इसके बीच एक सिंगल बॉन्ड और एक और पार्शियल बॉन्ड है जो ऐसे से, ये भी हाइब्रिड हां ऐसे लिख देते हैं ना, ये जो डॉट डॉट को सर ऐसे है ना, ऐसे भी लिख देते हैं, इसी को ऐसे लिखते हैं, सर्कल को ऐसे है ना, सर्कल को ऐसे लिख देते हो, है ना, ऐसे नहीं तो ऐसे लिख दो। ये हो गया बेंजीन, किसका स्ट्रक्चर ये बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडेशन बोलो, इसका शक्ल देख लेते थोड़ा बेंजीन का, है ना। बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडेशन बोलो, बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडेशन बोलो, बोलो तो बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडेशन बताए थे ना, बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडेशन, sp2 है ना, बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2, सही बोली, है ना, sp2 हाइब्रिडाइज। बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, है ना भाई। और हर कार्बन से क्या है, एक बॉन्ड है, हर कार्बन से क्या है, एक बॉन्ड है ना, ऐसे, ठीक है। तो बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडेशन बोलो, क्या बोलोगे, sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब हर कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, हर कार्बन का है ना, तो एक sp2 हाइड्रोवाइटल इधर होगा जो कि इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोवाइटल इधर है ना, जो इससे बनाया, और एक हाइड्रोवाइटल इधर होगा जो इससे बनाया, ये ना है, ऐसे ना है। फिर ये कार्बन क्या किया होगा, इससे बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोवाइटल इससे ओवरलैप किया होगा, एक हाइड्रोवाइटल इधर और एक हाइड्रोवाइटल इधर, जो कि इससे हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, है ना। कार्बन कार्बन के ये कौन सा बॉन्ड है, sp2 ओवरलैपिंग, है ना। और ये कौन सा है, ये है sp2 1s ओवरलैपिंग, sp2 1s ओवरलैपिंग इन बेंजीन, sp2 1s ओवरलैपिंग। आए समझ में भाई, ये आए समझ में। तो sp2 हाइब्रिडाइज कैसे बनता है, एक कार्बन और एक दो p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से क्या बनता है, मिक्सिंग से क्या बनता है, sp2, ठीक है। आज समझ में, पहले समझ लो तो लिखना, है ना, पहले अच्छे समझो क्या है ये, तब लिखो, ऐसे नहीं बुझाएगा, है ना, ऐसे नहीं बुझाएगा, ठीक है। पहले देखो समझो बेंजीन का, पहले पूरा बेंजीन के बारे में समझो तब आएगा समझ में, ऐसे नहीं। ये बेंजीन, तो बेंजीन में तुम्हें पता है कि कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है ना। यानी sp2 का मतलब एक हाइड्रोवाइटल ऐसे, एक हाइड्रोवाइटल ऐसे, ट्रायंगुलर प्लेनर ऐसे ना, sp2 हाइब्रिडाइज है। यानी कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 होते हैं, तो 4 ऐसे हैं। हाइब्रिडेशन में कौन पार्टिसिपेट किया, sp2, ये हो गया sp2। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, 1 2 3, ये हुआ। एक p खाली है कि नहीं, मतलब एक वैकेंट है, हाफ फिल्ड है कि नहीं, एक p ऑर्बिटल में हाफ एक इलेक्ट्रॉन है ना भाई, सिंगल ऑक्यूपाइड है ना ये। तो अब ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज। तो sp2 हाइब्रिडाइज में ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज। अब इसी बारे में हम ऐसे लिखे हैं, है ना, sp2 हाइब्रिडाइज। तो एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहां आया ना, इस कार्बन का भी एक तो हो गया ना, दो, फिर ऐसा ही एक इसका और इस हाइड्रोजन का एक, फिर इसका एक, तो फिर इसका एक, ऐसा इधर वाले ऑर्बिटल का ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा, आया समझ में। तो इस तरह से इसका 1 2 3 4, फिर इधर से ओवरलैप करके ऐसे बना देगा, और ये ओवरलैप अपना करके ऐसे बना देगा, हो गया ना ये, ठीक है। देखते जाओ अभी, है ना। तो बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, है ना। तो तुम कैसे ड्रॉ करोगे कि सर बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, यानी इसमें ये जो कार्बन है इसके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 3, हर कार्बन के पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 3। तो अगर इस कार्बन को देखो तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर से बॉन्ड बनाया हुआ है, इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर से बॉन्ड बनाया है, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर बॉन्ड बनाया है ना, 3 बॉन्ड बिजी हो गया। अब क्या बचा इसके ऊपर, अब क्या बचा, एक वैकेंट p ऑर्बिटल बचा है ना, हर एक के पास है, जिसमें एक अकेला इलेक्ट्रॉन है,
है कि नहीं? बुझाए क्या बोले हम? तो हर के पास एक पी ऑर्बिटल बचा हुआ है कि नहीं? हर एक के पास, एक इसके पास बचा हुआ है, एक इसके पास, एक इसके पास। ये क्या है? ये पी ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, पी ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल है? हाइब्रिड, पी ऑर्बिटल है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है। ये कौन सा ऑर्बिटल है उसका? पी ऑर्बिटल। देखो ये वाला है ना पी, एक तो ये हो गया इसका पी ऑर्बिटल। और उस ऑर्बिटल में क्या क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है सबके पास, यही है ना? आया समझ में? यही तो है। अब ये क्या करेगा? ये क्या किया हुआ है? इससे ओवरलैप, ये ना किया हुआ है। ये ऐसे है, ये सिचुएशन ऐसे है ना, नजदीक है पाई बॉन्ड, तभी ना यहाँ पाई बॉन्ड है बेंजीन में, है ना पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड, और ये कैसे ओवरलैप किया हुआ है? इससे। और ये किससे ओवरलैप किया है? इससे। किया है कि नहीं? बुझाया? यही ना बेंजीन। तो ये क्या है? अब इसको मार्क कर लो, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, दिस इज बेंजीन, है ना? तो अब इस कार्बन पे विचार करो, ध्यान से सुनो। ये कार्बन के पास कितने हाइड्रोबाइटल है? 3। एक इधर से बॉन्ड बनाए हुए हाइड्रोबाइटल से, एक इधर से हाइड्रोबाइटल से बॉन्ड बना, और एक इधर हाइड्रोजन से बना है ना। और इसके पास एक पी ऑर्बिटल है, सब वैकेंट, एक इलेक्ट्रॉन वाला पी ऑर्बिटल। इसके पास भी वही सेम सिचुएशन, इसमें भी एक पी ऑर्बिटल है ना। अब इस दोनों के बीच क्या हो गया है? ओवरलैपिंग। तो क्या बन गया? ये पाई बॉन्ड बन गया कि नहीं? पाई बॉन्ड। तो तुम क्या लिखोगे? ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, है ना? तुम ऐसे क्या लिखोगे? ऐसे करके ऐसे लिख दिए, और यहाँ पे क्या लगा दिए? यहाँ पे लगा दिए डबल सिंगल, ऐसे लगा दिए ना, हो गया ना? ये क्या बता रहा है? 1 2 3 4 5 6, ये क्या बता रहा है? डबल बॉन्ड बनाने के लिए बता रहा है, यही ना? वो ऐसे लिख देते हैं। आज समझ में? अब इसमें रेजोनेंस लिखना है, तो कैसे लिखोगे? इसका मतलब ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। सर ये पी ऑर्बिटल में वेकेंट कैसे है? हाँ, अब देखो, हम तुम्हें क्या बताए थे कि एक और कंडीशन क्या था हाइब्रिडाइजेशन का? The atom take part in the hybridization should be in one plane, लिखा है ना? The atom take part in the hybridization should be in one plane. आया समझ में? तो बेंजीन ऐसा प्लेनर है, और उसके पास क्या है? पी ऑर्बिटल ऐसे है, यहाँ भी ऐसे पी ऑर्बिटल, यहाँ भी ऐसे 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 ऐसे, एक ही प्लेन में से। ये बेंजीन का प्लेन है, पी ऑर्बिटल का प्लेन, पी ऑर्बिटल ऐसे है, तभी ना बॉन्ड बना हुआ है। ऐसे ना पाई बॉन्ड बना, तभी ना ऐसा हुआ बॉन्ड बना दोनों के बीच, है ना? तो ऐसा नहीं कि एक ऐसा रहेगा एक ऐसा रहेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा, नहीं। अगर ये ऊपर जेड एक्सिस में, तो ये भी जेड एक्सिस में होना चाहिए, तभी ना बनेगा। तो देखो, तो हर एक का ऑर्बिटल है क्या? मॉलिक्यूल के प्लेन के ऊपर है कि नहीं? है ना, परपेंडिकुलर, तभी ना बना बॉन्ड। आज समझ में? यानी एटम टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन शुड बी इन द वन प्लेन। क्लियर हुआ? और ये इसे, अच्छा देखो, अब ये क्या करेगा? ये जो पाई बॉन्ड है ये घूमते रहता है ना? तो ये किससे बॉन्ड बनाया हुआ है? देखो तो, ये किससे बॉन्ड बनाया हुआ? कार्बन नंबर 1 किससे बनाया है? 2 से। और 2 किससे बनाया हुआ है? 1 बनाया हुआ 2 से, और 3 बनाया हुआ है 4 से, और 5 बनाया हुआ है 6 से। आज समझ में? 5 किससे बनाया है? 6 से। अगर ऐसा होता कि कार्बन नंबर 2 1 से नहीं बना, तो कार्बन नंबर 1 2 से बना रहा है ना, ये 2 से नहीं बना था, ये बना था इससे 6 से, तो ये बॉन्ड किधर चला जाता? इधर। ये कहता कार्बन नंबर मैं 6 से बनाऊंगा, तो ये कार्बन नंबर 6 क्या कहता? ये कार्बन नंबर 5 की कहां चला जाता? टूट के यहां जाता। ये कह रहा मैं 4 से बनाऊंगा, तो ये 4 क्या कहता? फिर ये 3 क्या कहता? मैं 2 से बनाऊंगा। ये ना रेजोनेंस। आया समझ में? यही क्या है? रेजोनेंस। आया समझ में? बार बार हम बोल रहे, फिर और डिटेल कहां सिखाएंगे? ऑर्गेनिक में। अभी जस्ट बेसिक सीख लो कि क्या है रेजोनेंस, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में रेजोनेंस का यूज है हल्का सा, समझ गए? हाइब्रिडाइजेशन में मतलब हम लोग को पहले बताए थे कि हाइब्रिडाइजेशन में, है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाता, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेंगे। आया समझ में? क्लियर हुआ? ध्यान सुनो, इसका एप्लीकेशन क्या है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम तुमसे ये पूछ दें, है ना, अगर हम तुमसे ये पूछें कि इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ कितना हो, इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 3। अरे
हाइब्रिडेशन में क्या होता है, मेन चीजें भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा। एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, एक लोन पेयर। हाइब्रिडेशन में क्या यूज होता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। हाइब्रिड ऑर्बिटल को हाइब्रिडेशन निकालने के लिए सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर दोनों का जोड़ देते हैं, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp3। क्लियर हुआ। अगर तुमसे इससे पूछ दे पायरोल में कार्बन नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है, पायरोल में ये जो पायरोल है इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन बोलो, अब बोलो इसमें कितना, हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन इन पायरोल, क्या नाम है इसका, पायरोल। क्या होगा हाइब्रिडेशन, तो इसमें जो हाइब्रिडेशन है नाइट्रोजन का इस मॉलिक्यूल में वो क्या हाइब्रिडेशन है, sp, क्या बोलोगे, यहाँ भी देखिए लोन, एक लोन पेयर, तीन सिग्मा बॉन्ड है ना, यहाँ इसी के जैसा है, लेकिन यहाँ जो हाइब्रिडेशन है वो sp2 है, 3 नहीं है। समझ गए। इसी को पढ़ाने के लिए हम तुम्हें रेजोनेंस पढ़ाए, इसी को बताने के लिए। कैसे, ये हम तुम्हें क्या बताए थे कि हाइब्रिडेशन इसमें यहाँ रेजोनेंस इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है, रेजोनेंस। कब होगा रेजोनेंस, जब A एटम B से डबल बॉन्ड हो, C के पास लोन पेयर हो ना। देखो तो ये एटम, ये B और ये C के पास लोन पेयर नहीं है, है ना, लोन पेयर। आज समझ में, इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ, ये लोन पेयर कहाँ चला जाएगा, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी लोन पेयर क्या बना देगा, पाई बॉन्ड। क्या बना देगा बोलो, ये लोन पेयर क्या बना देगा, पाई बॉन्ड। क्या पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में काउंट होता है, नहीं। आया समझ में। तो क्या ये लोन पेयर का रेजोनेंस में जाएगा, क्या लोन पेयर हाइब्रिडेशन में जाएगा, काउंट होगा नहीं, इसलिए हाइब्रिडेशन sp2 हो गया। समझ गए। इसी को बताने के लिए हमें रेजोनेंस बताना पड़ा, ताकि ये हाइब्रिडेशन का ये क्वेश्चन ना छूटे। क्लियर हुआ, समझ गए भाई, पूरा अच्छी तरीके से समझ गए कि पायरोल में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन बोलो, पायरोल में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन, तो क्या बोलोगे सर, इसमें जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, है ना। तो अगर लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाए तो वो लोन पेयर हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होगा, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा फिर, sp2। और इसका हाइब्रिडेशन क्या था, इसका हाइब्रिडेशन बोल पूछा जाएगा तब क्या बोलोगे, मान लिया हम पाई बॉन्ड नहीं लिखे तो तब हो जाएगा sp3। अब आए समझ में, बुझाए रेजोनेंस क्यों पढ़े हैं। रेजोनेंस क्या करता है, मॉलिक्यूल के रेजोनेंस होने से क्या फायदा मिलता है, एनर्जी लेवल मॉलिक्यूल का क्या होता है, घटता है। रेजोनेंस में किसका डिलोकलाइजेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का। किसका होता है, इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम पे भागते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो इसका एनर्जी क्या होगा, लॉस। एनर्जी लॉस होगा तो मॉलिक्यूल को क्या मिलेगा, स्टेबिलिटी। तो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल में है, समझो वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल है। ये सब चीज हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने इतना पढ़ा, ठीक है, नोट करो। हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन इन दिस कंपाउंड, हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन इन दिस कंपाउंड, ठीक है। उसका नाम नहीं पता, हाँ, उसका नाम ये पायरोल, पायरोल ये पढ़ेंगे हम लोग। इसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है पायरोल, पिगमेंट में, क्लोरोफिल हेड, क्लोरोफिल के हेड मॉलिक्यूल में। क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल उसमें हेड और टेल होता है, तो उसके हेड में टेट्रा पायरोल रिंग, बीच में मैग्नीशियम आयन, है ना, ठीक है। तो ये था रेजोनेंस, पूरा समझ में आया रेजोनेंस, क्लियर हुआ। रेजोनेंस क्यों आया, मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने आया। रेजोनेंस क्यों आया, मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने आया रेजोनेंस, है ना। जब किसी मॉलिक्यूल में एक सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करता है तो हम क्या लिखते हैं, मोर देन वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। रियल में जो मॉलिक्यूल का जो प्रॉपर्टी हो किससे मिलता जुलता है, रेजोनेंस हाइब्रिड से। और जब हम लोग रेजोनेंस लिखेंगे तो ये चीज का ध्यान रखेंगे कि एटम का पोजीशन चेंज ना हो, है ना, एटम का पोजीशन चेंज ना हो, है ना, ऑक्टेट रूल का वायलेशन भी ना हो। ऐसा नहीं कि रेजोनेंस लिख दिए और जो भी एटम 4 बॉन्ड बनाने लायक है उसमें 5 बना दिए, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। नहीं,
ऑक्टेट, ये सब बातें चर्चा करेंगे ऑर्गेनिक में, बहुत मजा आएगा। ऑर्गेनिक में विदाउट और रेजोनेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट पॉसिबल। इतना बड़ा, इतना इंपॉर्टेंट है ये, है ना। हर पल हर डेग लगेगा वो रेजोनेंस, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ तो क्या बोलोगे, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। वहां सिर्फ एक ही लाइन में चलता है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। आज हम तो इसलिए इसको समझना बहुत ही आवश्यक है ना। ठीक है, यहीं तक रखें रेजोनेंस। किसमें, इसमें, ठीक है, यहीं तक रखो।